नमस्कार, मैं संजीव कोमलजुल का। तो हम बात कर रहे हैं ईयर एंड क्लोजिंग अकाउंट्स की और उसमें फाइनेंशियल्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट। यस, वो क्या है तो एक निगाह उस पर डालते हैं। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। सेक्शन 1 है इक्विटी एंड लायबिलिटी। उसके नीचे जो मेन हेडिंग है वो है शेयर होल्डर्स फंड, जिसके अंदर सब हेडिंग है। पहला शेयर कैपिटल, देन रिजर्व एंड सरप्लस, फिर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देन अगली हेडिंग है शेयर एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो ये मेन हेडिंग है, इसकी कोई सब हेडिंग नहीं है। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट नॉन करंट लायबिलिटीज, यस, जिसके नीचे आता है आपका सबसे पहला पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, देन डेफर टैक्स की जो लायबिलिटी है। देन देखिए, सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ गया, डेफर टैक्स लायबिलिटी आ गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कि भाई आप थर्ड पॉइंट से पहले मैं फोर्थ पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब पहला पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, दूसरा डेफर टैक्स, और लास्ट चौथा पॉइंट लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। और जो चीज़ इन तीनों में कहीं ना जाए वो थर्ड पॉइंट, यस, अदर लॉन्ग टर्म या नॉन करंट लायबिलिटीज। इस तरह से, तो मैं इस तरह से समझाता हूँ कि आपको फॉर्मेट भी रट जाएगा। तो इसके बाद क्या है, करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज सेम जैसे लॉन्ग टर्म में थी उसी तरह से नीचे भी हैं, विद वन डिफरेंस। तो ऊपर लॉन्ग टर्म थी, नीचे सब शॉर्ट टर्म आएंगे। तो क्या है, सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। दूसरा, अब यहाँ डेफर टैक्स की जगह है ट्रेड पेबल, जिसमें क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट अगेन अदर करंट लायबिलिटीज, और चौथा पॉइंट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये तो लायबिलिटी का सेक्शन हो। देन सेक्शन 2 इज असेट्स, जिसमें सबसे पहला मेन हेडिंग फिक्स असेट्स, जिसके अंदर टेंजिबल अलग दिखाने, इंटेंजिबल अलग दिखाने हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अलग दिखाना है, और इंटेंजिबल के केस में इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट वो अलग दिखाना है। तो मेन हेडिंग पहला पॉइंट फिक्स एसेट्स, उसके अंदर सेकंड पॉइंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, देन यस डेफर टैक्स असेट अगर है तो वो आ जाएगा। अब लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो आपने दिए, जो आपने लिए वो लायबिलिटी साइड में आएंगे, जो आपने दिए वो असेट साइड में आएंगे। तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस ये भी हो गया। इसके बाद जो बचेगा अदर लॉन्ग टर्म या नॉन करंट असेट्स, ये हो गया, ठीक है। तो अब नीचे आते हैं, नीचे क्या है, यस, नीचे करंट असेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले ऊपर आया था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थी, तो नीचे करंट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। पहला पॉइंट करंट इन्वेस्टमेंट, देन इन्वेंट्री, देन ट्रेड रिसीवेबल। लायबिलिटी तो ट्रेड पेबल, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें आपके आ जाएंगे डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो इसके बाद जब ये हो गया तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको आ जाएगा। और उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अगर आपने दिया, और देन अदर करंट असेट जो कहीं नहीं आया। तो ये तो होगी फॉर्मेट। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरह से समझा रहा हूं कि फॉर्मेट आपको याद ही हो जाए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्या अकाउंट किस हेडिंग और किस सब हेडिंग में जाएगा, ये आपको जानना बहुत जरूरी। इवन इफ यू आर चीफ हेड ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सुपरविजन करते हैं इस डिपार्टमेंट का, तब भी आपको आना चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर जूनियर्स पूछते हैं और आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज है तो आपकी अच्छी रिस्पेक्ट होती है। जैसे मेरे केस में
इवन व्हेन आई वाज हेडिंग द अकाउंट्स डिपार्टमेंट तो पूरी नॉलेज रखते थे। तो नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। तो ये डिटेल में अब मैं डिस्कस करूँगा, बताऊँगा, और इस तरह से बताने की कोशिश करूँगा। मैं ऐसे समझाता हूँ कि आप फटाक से देखते ही समझाएंगे कि कहाँ जाएगी, क्योंकि वैसे बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ लगती है ये, इवन बैलेंस शीट्स बनाने वालों को, और जो स्टूडेंट्स बेचारे पढ़ रहे होते हैं उनको तो बहुत ही लगता है कैसे याद करें। तो उनको तो हम तरीके बताते ही हैं, तभी मैं ऐसा समझाता हूँ कि आपको फॉर्मेट भी याद हो जाएगी। इवन इफ़ यू आर वर्किंग एज अ अकाउंटेंट, फॉर्मेट याद है तो आपको ज़्यादा अच्छा है। और कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी ये तो बहुत ज़रूरी है। आप अकाउंटेंट या सुपरवाइज कर रहे हैं या इवन चीफ हैं, और ऑडिटर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें तो ऑडिट करना है भाई, करेक्ट जगह जाती है कि नहीं। तो क्या चीज़ कहाँ आएगी, अब इसको हम डिटेल्स में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा अभी देखेंगे, बाकी अगले लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा थोड़ा ही मैं इनटेक देता हूँ ताकि उतना ही आप पहले समझें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कंपनीज की ईयर एंड क्लोजिंग के लिए, अकाउंट्स बनाने वालों को लिए भी और ऑडिट करने वालों के लिए। तो देखिए, अब फॉर्मेट को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि जल्दी समझ आ जाए। देखिए, नॉर्मल फॉर्मेट जैसे हम बनाते हैं इंडिविजुअल्स की, तो वो टी शेप में बैलेंस शीट बना देते हैं, डेबिट इधर क्रेडिट इधर। यहाँ क्या डिफरेंस है कि वर्टिकल फॉर्मेट में है, इस साल के फिगर के साथ साथ पिछले साल के फिगर देने हैं, और मेन पेज में सिर्फ ग्रैंड टोटल देना है, जिनकी जो डिटेल्स हैं वो पीछे आएंगी, और नोट दे दिए जाएंगे, नोट नंबर, और यहाँ सिर्फ नोट नंबर लिखने। तो वहाँ क्या होता था, सबसे पहले हम देखते थे जो ओनर है उसके बारे में, शेयर कैपिटल है ना, उसके पास क्या क्या होता था। पहला शेयर कैपिटल होता था। और यहाँ क्या है, यहाँ ओनर कौन है, इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी तो पहला सेक्शन का नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो उसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहला शेयर होल्डर्स फंड। भाई हम बात करेंगे ओनर्स की, यानी कि शेयर होल्डर्स की। तो शेयर होल्डर्स फंड ये है मेन हेडिंग। इसके अंदर आएगा शेयर कैपिटल। अब यहाँ तो सिर्फ एक फिगर आएगा, डिटेल आप नोट्स में देंगे, जहाँ पे आप ऑथराइज कैपिटल कितनी है वो बताएंगे, और उसको डबल लाइन कर देंगे क्योंकि वो टोटल में नहीं आएगी, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेटिव फिगर। सिमिलरली इशूड कैपिटल भी। उसके बाद आप बताएंगे सब्सक्राइब कैपिटल, फुली पेड कितनी है, नॉन फुली पेड कितनी है, माइनस कॉल्स एंड एरियर्स वगैरह वगैरह। तो ये सब वहाँ बताने हैं आपको, और डिटेल्स में तो फिर हम आगे लेक्चर लाता रहूँगा। तो ये आ गया कैपिटल पोर्शन। देन रिजर्व एंड सरप्लस, जो भी रिजर्व्स हैं सारे इसी में चले जाएंगे। तो कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, किसी चीज़ के लिए बनाए गए रिजर्व्स फंड जो है वो भी यहाँ आ जाएंगे। इसके बाद इसके बाद तो वो है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। देन अगली हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। सपोजिंग 31 मार्च से पहले आपने इशू किए शेयर्स, तो एप्लीकेशन मनी तो आ गई, लेकिन अभी आपने अलॉटमेंट नहीं किया तो वो पड़ी हुई है। तो जब तक अलॉटमेंट नहीं किया तब तक वो शेयर कैपिटल में बदली तो नहीं, तो शेयर कैपिटल में तो नहीं दिखा सकते। तो इसलिए फिलहाल हम यहाँ दिखाएंगे, जब अलॉटमेंट हो जाएगी तो वो भी शेयर कैपिटल में चली जाएगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज दोनों को इकट्ठा लेते हैं, तो आप अच्छी तरह समझेंगे, जल्दी समझेंगे। देखिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या शॉर्ट का क्राइटेरिया क्या होता है। जनरली हम एक साल की बात करते हैं, तो 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल मतलब बिजनेस में पैसा लगाने के बाद वो पैसा वापस कब आता है, वो साइकिल जो है वो। तो ऑपरेटिंग साइकिल या एक साल के अंदर अंदर जो लायबिलिटी पे करनी है वो तो करंट लायबिलिटी कहलाएगी। जो एक साल या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी हो जाएगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। भाई बोरोइंग्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर पैसा बिजनेस चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शेयर कैपिटल होती है, उसके बाद बोरोइंग्स। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डिबेंचर्स वगैरह, तो इसमें आ गए लॉन्ग टर्म। और अगर एक साल के अंदर अंदर देना है तो वो नीचे
वहाँ भी पहला पॉइंट है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। तो अगर 1 साल से ऊपर, मैं 1 साल मान के चल रहा हूँ, ऑपरेटिंग साइकिल आप समझेंगे इज ऑब्लिक देयर। तो अगर 1 साल के अंदर अंदर देना है तो नीचे ले लीजिए, पॉइंट वही है फर्स्ट, अदरवाइज ऊपर आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी में। सेकंड पॉइंट तो अब डेफर्ड टैक्स है, उसके बारे में तो बहुत डिटेल में अगर कोई चाहेगा तो बताते हैं। पर डेफर्ड टैक्स पीपल नो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू हैव टू फॉलो इन कंपनी एक्ट, यू सी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद देखिए लॉन्ग टर्म तो किस तरह से आप देखेंगे, ये देखिए पहले ये डिसाइड कीजिए कि करंट लायबिलिटी है कि नॉन करंट है। आपने देख लिया 1 साल से ऊपर की है तो चलिए नॉन करंट में। अब नॉन करंट में कहाँ है? अगर तो बोरोइंग है, पैसा लिया है, तब तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। अगर डेफर्ड टैक्स है तो अलग ही चीज़ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लास्ट पॉइंट है लॉन्ग टर्म प्रोविज़न। तो अगर लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है, प्रोविज़न लिखा है, एस्टिमेट है कुछ, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में जाएगा। और जो बचेगा, जो कहीं नहीं आता, वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी में चला जाता। इस तरह से समझिए, बोरोइंग है तो ऊपर फर्स्ट पॉइंट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, प्रोविज़न है तो लास्ट पॉइंट नीचे, डेफर्ड टैक्स है तो वो तो अलग चीज़ है ही, और कहीं भी नहीं है तो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वहाँ चला जाए, ऐसा समझिए। तो जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अब ग्रेचुटी और रिटायरमेंट के बेनिफिट्स, लीव इनकैशमेंट वगैरह देने होते हैं तो उनका प्रोविज़न बनाना पड़ता है। आप प्रोविज़न बनाएंगे उनका, तो वो जनरली लॉन्ग टर्म प्रोविज़न कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक पॉइंट है कि जो लोग 1 साल के अंदर अंदर, बैलेंस शीट की डेट के बाद 1 साल के अंदर अंदर रिटायर हो रहे हैं, उनको तो आपने 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी है ना, तो उनका प्रोविज़न शॉर्ट टर्म प्रोविज़न कहलाएगा, वो फिर शॉर्ट टर्म प्रोविज़न में जाएगा। तो हर पॉइंट में आपको ये डिसाइड करना है पहले तो कि लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। एक बार डिसाइड हो गया कि लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म में या तो बोरोइंग्स, पैसा लिया है तो बोरोइंग्स, पैसा नहीं लिया तो बोरोइंग्स नहीं, प्रोविज़न है तो प्रोविज़न, वरना डेफर्ड टैक्स है तो वो तो अलग है, अदर्स में जाएगा। हो गया, समझ लें, आसानी से समझ जाते हैं। फिर अब आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अब 1 साल से कम में अगर देना है तो करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है तो फिर अगेन पैसा लिया है तो बोरोइंग्स, अगर प्रोविज़न है तो प्रोविज़न में जाएगा। और डेटर्स और तुम्हारे वो जो होते हैं वो बिल्स रिसीवेबल आते हैं उधर, ट्रेड रिसीवेबल में, वो ध्यान रखना। और यहाँ क्या आएगा? ट्रेड पेबल, यहाँ आता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। तो अगर एसेट है, पहला पॉइंट ये है कि एसेट में जाना है कि लायबिलिटी, तो डेटर्स है, और अगर बिल्स रिसीवेबल है तो ट्रेड रिसीवेबल उस साइड जाएंगे। लेकिन क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल है, इस साइड आएंगे लायबिलिटी की साइड में, और ट्रेड पेबल में आ जाएंगे, सेकंड पॉइंट। और अगर प्रोविज़न है तो फोर्थ पॉइंट, वरना थर्ड पॉइंट है लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी अदर करंट। अब डिटेल्स में कि यहाँ क्या क्या आता है, क्या क्या आ सकता है, ये मैं और बाद में लूँगा। पर अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर बता दूँगा कि सपोजिंग जो डिबेंचर 31 या जो भी लोन 31 जो मार्च हमारी बैलेंस शीट डेट है, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपने पे करने हैं, तो वैसे वो लॉन्ग टर्म थे, लेकिन क्योंकि आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करना है तो वो शॉर्ट टर्म में चले जाएंगे। पहली चीज़ तो ये। अब कहाँ जाएंगे? बोरोइंग्स में जाएंगे? नहीं, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो है नहीं। फिर कहाँ जाएंगे? अदर करंट लायबिलिटी में चले जाएंगे, जो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वहाँ ये पोर्शन आ जाएगा। इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट तो आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, भले ही लॉन्ग टर्म लोन है वो तो लॉन्ग टर्म में जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट पे करना है तो शॉर्ट टर्म में जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म। उसके बाद किस पॉइंट में जाएगा वो भी मैंने समझा दिया। बोरोइंग है तो बोरोइंग में, अगर
प्रोविजन है तो प्रोविजन में, ट्रेड पेबल तो अलग से दिखता ही है, वरना अदर में। तो इस तरह से आप एक एक स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे तो आसानी से पता कर सकते हैं। अब हम एसेट्स की तरफ आते हैं। तो एसेट्स की तरफ अब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।